अपन ने हिस्ट्री ऑफ मारवाड़ शुरू की थी और बताया था कि मारवाड़ में राठौड़ डायनेस्टी का अधिकार हुआ करता था। राठौड़ डायनेस्टी का रूल था। राठौड़ों के बारे में इतिहासकारों में दो मत है। दो विभाजन, उनमें दो डिवीजन है। कुछ लोग कहते हैं कि साउथ इंडिया के राष्ट्रकूट थे और कुछ लोग कहते हैं कन्नौज के गहडवाल थे। मैंने बताया था अपने इस ज्यादा बहस में नहीं पढ़ना, अपने इतनी याद रखने वाली सी बात है, आरएस में अपने ऐसा ही पूछा जाता है ज्यादातर। फिर राजा पढ़े थे तो राठौड़ों का जो फाउंडर था, राठौड़ों का आदि पुरुष जो था यहाँ पे, उनका नाम था राव सिहा। 1240 के आसपास में पालीवाल ब्राह्मणों की हेल्प के लिए यहाँ पर आए थे और राजधानी बनाई थी अपने बाड़मेर में। एक जगह पड़ती है खेड़। और बाद में मुस्लिम आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ते हुए पाली के बिट्ठू गांव के अंदर शहीद हो गए थे और वहीं पर उनकी छतरी बनी हुई है। फिर उसके बाद में पढ़ा था हमने एक राव दूहड़, जो अपनी कुलदेवी नागणीची माता की मूर्ति लेके आए थे कर्नाटका से और बाड़मेर में मंदिर बनवाया, तो उस गांव का नाम ही हो गया नागाना। तो राठौड़ों की कुलदेवी तो नागणीची माता है और राठौड़ों की इष्ट देवी कोई पूछ ले तो करणी माता है। जैसे सिसोदियों की या गुहिलों की कुलदेवी हमने पढ़ी थी कि बाण माता थे और उनकी इष्ट देवी जो थे वो बरबड़ी माता या अन्नपूर्णा माता थे। फिर उसके बाद में और राजा हमने पढ़े तो मल्लीनाथ जी के टाइम में थोड़ा राज्य का विस्तार और हुआ तो राजधानी हो गई मेवानगर। और संत आदमी वे लोक देवता है अपने, वो फोक डेटी है उनके नाम पर। जो बाड़मेर रीजन है उसका तो नाम ही क्या पड़ गया, तो उसको मालानी नाम से जाना जाने लगा। उनके बेटे जगमाल थे जो गुजरात की शहजादी गिंदोली को उठाकर ले आए थे। गणगौर के दिन लाया गया था, इसलिए आज भी गणगौर पर किसके गीत गाए जाते हैं, तो गिंदोली के गीत गाए जाते हैं। फिर एक पढ़ा था हमने चुंडा। चुंडा जो मल्लीनाथ जी के भाई वीरमदेव के बेटे थे। इंदा प्रतिहारों ने अपनी बेटी की शादी की उनसे और मंडोर दहेज में दे दिया, तो राठौड़ों की राजधानी अब कौन सी हो गई, मंडोर हो गई थी। फिर चुंडा की बेटी हंसाबाई की शादी मेवाड़ के लाखा से भी थी, ये सब हम मेवाड़ वाले में पढ़ चुके थे। फिर पढ़े थे हमने जोधा। जोधा की कई बातें हमने मेवाड़ की स्ट्रीम पढ़ ली थी। हमने यहाँ पर पढ़ी थी कि 1453 में आंवल बावल की संधि के बाद में जब उनको मंडोर मिल गया था तो राजधानी एक सुरक्षित स्थान पर बनाने की बात आई, तो सेफ पैलेस की तलाश की गई। तो फिर वहां पर जोधपुर नाम का एक शहर बसाया गया 1459 में और यहीं पर एक फोर्ट बनाया गया था मेहरानगढ़। राठौड़ सूर्यवंशी होते हैं, सूर्य को संस्कृत में मिहिर कहते हैं, इसलिए मिहिरानगढ़ है। करणी माता जो थी वो जोधा के पिता रणमल की धर्म बहन थी, इसलिए उनसे इसकी नींव लगवाई गई थी। और जोधा के बेटे थे बिक्का, जो अपने पिता से किसी बात पर नाराज होकर यहाँ से चले गए थे और 1465 के आसपास उन्होंने एक नया एरिया बसा दिया था, बीकानेर। आज आगे शुरू करते हैं। आज जोधपुर के सबसे प्रतापी शासक के बारे में हम पढ़ेंगे, मारवाड़ के। कि मालदेव के पापा का नाम था गंगा और अपने पिताजी को मार के वो राजा बना था। मम्मी का नाम था पद्मा कुमारी, जो सिरोही के राजा जगमाल देवड़ा की बेटी थी। और अपने पिता के राज्यकाल में सेवकी वाले युद्ध के अंदर उसने वीरता का प्रदर्शन किया था। और उसके बाद में जब वो राजा बन गया था तब उसके पास में केवल दो परगने थे, जोधपुर राजधानी और सोजत में उसका राज तिलक हुआ था। और बाद में उसने 52 युद्ध जीते और 58 परगने जीते थे। मैंने कई बताया, उसने आसपास के तौरों पर कब्जे किए। नागौर में दौलत खान को हराया था, जालोर के अंदर सिकंदर खान को हराया था, बहदराजून में उसने वीरा सिंधल को हरा दिया था, सिवाना के अंदर उसने डूंगर सिंह को हरा दिया था, जैसलमेर वाले भाटियों से उसने फलोदी छीन लिया था, मेड़ता में वीरमदेव को हराया था, बीकानेर में जेतसी को हराया था। फिर हमने उसके संबंध पढ़े थे, मेवाड़ वालों के क्या साथ क्या संबंध रहे। खानवा के युद्ध में राजकुमार की हैसियत से सांगा का साथ दिया, घायल सांगा को बैटलफील्ड से बाहर लेकर आया था। कर्मावती के टाइम में विक्रमादित्य जब राजा था तब उसने सहायता की थी गुजरात के बहादुर शाह के खिलाफ। उदय सिंह को राजा बनाने में, उदय सिंह को मावली का युद्ध जितवाने में सहायता की। लेकिन बाद में हरमाड़ा वाले युद्ध के अंदर वो हाजी खान पठान की तरफ से लड़ा था और उदय सिंह को हराता है। फिर बीकानेर वालों के साथ क्या रिलेशन थे, तो बीकानेर वालों के साथ उसने युद्ध किया था, पाहेबा का युद्ध या साहेबा का युद्ध। बीकानेर के राजा जैत सिंह को 1541 में उस युद्ध में हराया, जैत सिंह मर गया। उसका बेटा कल्याणमल जो था वो शेरशाह सूरी के पास सहायता के लिए चला गया। मालदेव ने बीकानेर का प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर कुंपा को बना दिया था। मेड़ता में राजा वीरमदेव के साथ में दरिया जोश नाम के हाथी को लेकर उसका विवाद था, उसने उससे मेड़ता छीन लिया था। वीरमदेव भी शेरशाह सूरी के पास चला गया। हुमायूं ने शेरशाह से हारने के बाद उससे सहायता मांगी थी। जोगी तीर्थ नाम के स्थान से उसके पास 3 दूत भेजे थे, मीर समंद, रायमल सोनी और अतका खां। उसने बीकानेर देने का वादा भी किया था, पर हुमायूं अपने लाइब्रेरियन मुल्ला सुर्ख के कहने पर विश्वास नहीं करता और यहाँ से उधर अमरकोट में वीर साल सोढ़ा के पास चला जाता और वहां पे शरण ले लेता जाके। फिर हम पढ़ रहे थे कि भाई हुमायूं और मालदेव यदि दोनों उस टाइम थोड़ी मेच्योरिटी दिखा देते तो दोनों मिलके शेरशाह सूरी को हरा सकते थे और अफगानों का शासन समाप्त कर सकते थे। शेरशाह सूरी के साथ उसकी लड़ाई हुई क्यों, क्योंकि दोनों अपना एम्पायर एक्सपेंशन करना चाहते थे। मालदेव की जो सीमाएं हैं वो कहीं ना कहीं जाके ठेठ आपके दिल्ली की सल्तनत तक छू रही थी वहां तक।
मालदेव हुमायूं की सहायता करना चाह रहा था। उधर शेरशाह है वो कल्याणमल वीरमदेव की सहायता कर रहा है। गिरी सुमेल का युद्ध हुआ, जैतारण का युद्ध भी कहते हैं, पाली में जगह पड़ती है। 5 जनवरी 1541 को शेरशाह फूट डलवा देता है, मालदेव वापस लौट गया। जैता और कुंपा लड़े थे उस युद्ध में, 12,000 फौजी थे। शेरशाह की तरफ से कल्याणमल वीरमदेव भी थे, 80,000 की फौज थी। फिर भी उसको अपने रिजर्व बटालियन जलाल खान जलवानी की सहायता से जीतना पड़ा। और जीतने के बाद उसने कहा था कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। फिर हमने पढ़ा कि खवास खान का कब्जा करके शेरशाह तो वापस चला गया था। जाते टाइम उसने जो मेवाड़ का राणा था उदय सिंह, उससे भी संधि कर ली थी। पर जैसे 1545 में उसकी मृत्यु की खबर आई, मालदेव जो सिवाना गया हुआ था, सिवाना जो कि राठौड़ों का शेल्टर हाउस था, वहां से निकल के वापस आया और उसने जोधपुर पर वापस कब्जा कर लिया था। फिर हमने उसके निर्माण कार्य पढ़े थे कि जोधपुर का परकोटा रैम्पार्ट बनवाया था, सोजत में, रिया में, मेड़ता में, पोखरण में किले बनवाए थे। उसके रूठी रानी उमादे जो जैसलमेर के राजा लुणकरण भाटी की बेटी थी, भारमली नाम की दासी की वजह से नाराज हो गई थी, उसे हम रूठी रानी के नाम से जानते हैं। फिर उसके विद्वान थे ईसरदास जी, जिनकी किताब है हाला झालारी कुंडलियां, उसी का नाम है वीर सतसई। एक किताब है देवयान, एक किताब है हरिरस। और आसानंद जी जो पाहेबाग युद्ध में भाग लेने के लिए भी गए थे, जो उमादे को वापस भेज देते, तो उमादे भटियाणी कवित जो भारमली को लेने के लिए गए थे, तो बागा भारमली दुआ, और एक लिखी थी गोगाजीरी पेड़ी। और फिर उसकी उपाधियां हिंदू बादशाह और असमत वाला राजा। अब उसके बाद आगे पढ़ते हैं। देखो, चंद्रसेन के मुख्य नहीं किया, तो थोड़ा सा टॉपिक था, चंद्रसेन ने पढ़ाया था, याद कर ही लिया होगा आपने। लो मैं फिर भी रिवीजन करवा दूं उसका, क्योंकि प्री और मेंस दोनों के लिए अपने काम का है। तो नॉर्मली हमने पढ़ा था कि मालदेव अपने 2 बड़े बेटों को राजा नहीं बनाता है। एक बड़े बेटे का नाम था राम, उसको तो निष्कासित ही कर दिया था, यहाँ से निकाल ही दिया था, उसको नहीं बनाया था। और फिर उदय सिंह को भी नहीं बनाया था। तीसरे बेटे चंद्रसेन को बना दिया था। इसलिए बड़े वाले बेटे नाराज हो गए थे। हालांकि राजी करने की कोशिश की थी, राम को गुंदोज दिया था, उदय सिंह को फलोदी दी थी, एक रायमल और भाई था उसको सिवाना दिया था, चंद्रसेन को जोधपुर का राजा बनाया, पर वो बाकी वाले भाई नहीं माने। और उदय सिंह के और चंद्रसेन के बीच तो लोहावट के अंदर युद्ध भी हो गया था आपने। लेकिन फाइनली चंद्रसेन एक बार तो किले पर बैठ ही जाता है, जोधपुर पे कब्जा कर ही लेता है। पर राम उधर अकबर के पास गया। अकबर तैयार बैठा था, मालदेव जैसे बड़े शासक के टाइम तो अकबर की पार नहीं पड़ी आक्रमण करने की। अब उसे लगा यार मालदेव के खुद के घर में लड़ाई हो रही है, क्यों ना मौके का फायदा उठाया जाए। और भाई अकबर ने हुसैन कुली खान को आगे जा भाई सहायता कर राम की। तो 1564 में हुसैन कुली खान अपने यहाँ पर हमला करता है जोधपुर पर। चंद्रसेन को लगा यार पार नहीं पड़ेगी, भाई की सेना आई है, साथ में हुसैन कुली खान भी आया, तो किला खाली करके भादराजून, जालोर के अंदर अपने एक जगह पड़ती है भादराजून, वहां पर चला गया। इतने में 1570 के अंदर अकबर अजमेर आया हुआ था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे जियारत करने के लिए। जब यहाँ पर आया हुआ था तो अकबर नागौर जाता है, और नागौर जाके पश्चिमी राजस्थान के राजाओं को बुलाता है और बुला कहता है कि यार अपने अकाल पड़ा हुआ, तो अकाल पे बात करनी है, सारे आओ यहाँ पे। गए भाई सारे राजा वहां पे बीकानेर का राजा कल्याणमल आया था, जैसलमेर का राजा हरराज आया था, चंद्रसेन का छोटा भाई उदय सिंह गया था। और ये जाके अकबर के पास जाते हैं, तो अकबर इनको कहता है भाई उदय सिंह गया था। और ये जाके अकबर के पास जाते हैं, तो अकबर इनको कहता है भाई बाकी अकाल वाली बातें तो बाद में करेंगे, तुम तो ये बताओ संधि कौन कौन कर रहे हो। और इन तीनों ने संधि कर ली, ये तीनों अकबर के मनसबदार बनने के लिए तैयार हो गए। कहते हैं चंद्रसेन भी बातचीत करने के लिए गया था, लेकिन जब चंद्रसेन ने जाके देखा कि अकबर का पूरा झुकाव उसके भाई उदय सिंह की तरफ है, तो उसको लगा अपने को तो कुछ मिलना नहीं। तो कहते हैं वो बिना अकबर से मिले कैंप खाली करके वहां से वापस आ गया। अकबर को बड़ा गुस्सा है कि अच्छा मेरे से मिलेगा भी नहीं तू, और उसने भादराजुन पे अटैक कर दिया। भादराजुन पे किया तो चंद्रसेन सिवाना चला गया। सिवाना के बारे में मैंने बताया था, वो एक तरीके से राठौड़ों का शेल्टर हाउस था, राठौड़ों का सेफ हाउस था। सिवाना गया, सिवाना पर अटैक हुए तो आगे वो पीपलुंद की तरफ गया, पीपलुंद पे अटैक हुए तो कणुजा चला गया। उसने आजीवन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, और अकबर ने अटैक करने बंद नहीं किए। फाइनली पाली के अंदर अपने सारण की पहाड़ियां हैं, वहां सिंचियाई नाम के गांव में रुका हुआ था। एक सामंत था बेरसल राठौड़ नाम करके, या बेरीसाल राठौड़ नाम करके, उसके घर पे खाना खाने के लिए गया था। पहले दोनों के बीच में थोड़ी तनातनी थी, मेल मिलाप का प्रयास किया गया था। वहां से आते ही उसकी डेथ हो गई थी। तो कहा जाता है कि उन बाकी लोगों ने जहर दे दिया था बेरीसाल ने मिलके कि भाई ये मान नहीं रहा, ऐसे कब तक पार पड़ेगी अपने। अब हम कहते हैं कि चंद्रसेन जिस प्रकार मेवाड़ में प्रताप लड़ा था, उसी प्रकार मारवाड़ में चंद्रसेन लड़ा है। विश्वेश्वर नाथ रेव नाम के एक बड़े इतिहासकार में उन्होंने कहा चंद्रसेन को कि वो मारवाड़ का प्रताप है। फिर लोगों ने कहा था प्रताप ने तो 1572 में लड़ना शुरू किया था, बंदा तो 1570 नागौर कोर्ट के बाद में लगातार लड़ा है। तो कहा भाई वो कहीं ना कहीं प्रताप के आगे आगे चलने वाला पाइनियर है, वो पाइनियर ऑफ प्रताप है।
पर लोगों ने कहा कि प्रताप बाद में याद रखा गया, लेकिन चंद्रसेन बाद में इतना याद नहीं रखा गया लोगों द्वारा, इसलिए चंद्रसेन फॉरगॉटन किंग ऑफ मारवाड़ है, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा है, विस्मृत नायक है वो मारवाड़ का। हम कहते हैं फिर उसको मारवाड़ का प्रताप क्यों कहा जाए, क्यों कहा जाता है? तो हम कहते हैं साहब, दोनों ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, अकबर की सुपरमेसी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, दोनों के लड़ने का तरीका एक ही था, गुरिल्ला टैक्टिक ऑफ वारफेयर, छापामार युद्ध प्रणाली जिसको कहते हैं, उस तरीके से लड़े थे। दोनों के जो भाई थे वो अगेंस्ट थे। प्रताप के उधर जगमाल, सगर, शक्ति सिंह अगेंस्ट हो गए थे, इधर आपके राम, उदय सिंह, ये सारे अगेंस्ट हो गए थे। दोनों के एक मोस्ट ऑफ द टेरिटरी पे अकबर कैप्चर कर लेता है, लेकिन जो थोड़ी सी लैंड बची हुई थी उसके दम पर दोनों ने लड़ाई की। हम पढ़ते हैं कि उधर चित्तौड़गढ़, मांडलगढ़ और एक बार तो कुंभलगढ़, गोगुंदा वाला टोटल इलाका अकबर के पास चला गया था। इधर भी भादराजून, सिवाना, नागौर, मेड़ता, अजमेर वाला सारा इलाका अकबर के पास में चला गया था। तो ये इनके बीच में कुछ समानताएं हैं। अब फिर हम कहते हैं कि जब चंद्रसेन और प्रताप में केवल समानता ही नहीं है, दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी है, दोनों के बीच में डिसिमिलरिटीज भी है। जैसे तो कि प्रताप का जो मुगलों का रेजिस्टेंस है, मुगलों के खिलाफ जो रेजिस्टेंस है, वो उसके कोरोनेशन के साथ ही क्लियर कट है कि मुझे मुगलों से लड़ना है, और उस बंदे ने एक बार भी मुगलों के साथ संधि की कोशिश नहीं की। पर यहाँ चंद्रसेन वाला 1570 के बाद ही शुरू होता है, नागौर कोर्ट के बाद ही शुरू होता है, तब तक थोड़ा सा मामला डामाडोल लगता है। प्रताप वाला, प्रताप के मरने के बाद उसके बेटे अमर सिंह ने जारी रखा है, कंटिन्यू रखा है। यहाँ चंद्रसेन के मरने के बाद उसके भाई वगैरह संधि कर लेते हैं, कंटिन्यू नहीं हो पाया था। प्रताप कहीं ना कहीं मुगलों से आमने सामने की टक्करें लेता है, बैटल ऑफ दिवेर, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। चंद्रसेन ऐसा कोई डायरेक्ट बैटल नहीं लड़ पाया था, हमेशा वो छापा मार में लगे रहे थे। हम कहते हैं कि प्रताप एक परमानेंट बेस बना लेता है चावंड में, चंद्रसेन ऐसा कोई परमानेंट बेस नहीं बना पाया था, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी तीसरी जगह चलता रहा था। प्रताप कहीं ना कहीं लोकल पब्लिक को शामिल करने में सफल हो जाता है, चंद्रसेन के लिए कहा जाता है कि लोकल पब्लिक को शामिल नहीं कर पाया था अपने साथ में। फिर कहा कि जब इतने डिफरेंसेज है तो चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप क्यों कहा जाए? पर हम कहते हैं कि भाई, आप डिफरेंसेज यदि देखते हो तो थोड़ी सी कंडीशन और देखिए। प्रताप की ज्योग्राफिकल कंडीशन बहुत अच्छी थी, प्रताप हिली एरियाज के अंदर था, जहां पे छापामार युद्ध बहुत सरलता से किया जा सकता और खाने पीने की सामग्री भी खूब सारी मिल जाती है। चंद्रसेन के पास में ऐसा कोई भी एडवांटेज नहीं था, बहुत ही एडवर्स ज्योग्राफिकल कंडीशन, जहां पे एक डेजर्ट पड़ा है, प्लेन डेजर्ट पड़ा है, ना खाने पीने की कोई वस्तु, दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे की जात, कहां से पैसे आए, कहां छुपो आप जाके। फिर दूसरा, प्रताप को भामाशाह और ताराचंद जैसे डोनर मिल गए थे। यह मारवाड़ मंगतों की धरती थी, चंद्रसेन को ऐसा कोई डोनर और नहीं मिल पाया था, उसके बावजूद बंदे ने संघर्ष किया, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिर नागौर कोर्ट की बात कर रहे थे, 1570 में अकबर नागौर कोर्ट लगाता है। उसका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव यह था कि मुझे फेमाइन रिलीफ वर्क्स स्टार्ट करने हैं, लेकिन वास्तव में जो उसका एक्चुअल ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि मैं जो राजस्थान के राजा है, राजस्थान के रूलर्स है, उनको अपनी सुपरमेसी एक्सेप्ट करवाना चाहता हूँ। कि बीकानेर के राजा कल्याणमल ने, जैसलमेर के राजा हरराज ने, उदय सिंह ने एक्सेप्ट भी कर ली थी। अकाल राहत के तहत भी उसने यहाँ पर एक पौंड बनवाया था, शुक्र पौंड बनवाया था उसने। जब चंद्रसेन अब यहाँ से चला गया, जोधपुर किसको दे, एडमिनिस्ट्रेटर किसको बनाया? तो कल्याणमल का बेटा था राय सिंह, बीकानेर का जो राजकुमार था, उसको यहाँ 3 साल के लिए 1572 से लेके 1574 तक एडमिनिस्ट्रेटर बनाया था। नागौर कोर्ट राजस्थान के हिस्ट्री का वाटर साइड है। नागौर कोर्ट ने यह तय कर दिया था कि कौन मुगलों के साथ और कौन मुगलों के खिलाफ है। नागौर कोर्ट ये भी तय कर देता है कि अब आगे जो राजस्थान में राजा बनेंगे वो कहीं ना कहीं मुगल डिपेंडेंट किंग होंगे, वो लड़ेंगे, बहादुरी अब भी होगी, लेकिन वो बहादुरी किसके लिए होगी? उनकी मुगलों के लिए। नागौर कोर्ट से एक बार एक अच्छा डिप्लोमेट ठहरता है और उसने बिना लड़े राजस्थान के राजाओं को अधीनता स्वीकार करवा दी थी, राजस्थान के राजाओं को अपनी सुपरमेसी एक्सेप्ट करवा दी थी। एक पॉजिटिव पक्ष उसका यह है कि जब कोई भी ट्रीटी होती है, कोई भी एग्रीमेंट होता है, तो कहीं ना कहीं युद्ध बंद होते हैं। युद्ध बंद होते हैं तो पीसफुल एनवायरमेंट जो होता है वो स्टेब्लिश होता है, और पीसफुल एनवायरमेंट कल्चरल एक्टिविटीज को प्रमोट करता है। इसके बाद भी देखा गया, मैं आगे और पढ़ाऊंगा आपको, कि राजस्थान की जो पेंटिंग्स है उसका तो विकास ही पूरा का पूरा अकबर के समय में हुआ है, क्योंकि तब तक जाके राजस्थान में शांति स्थापित हो गई थी। आज अपने उससे आगे पढ़ते हैं, जहां तक पढ़ लिया था उसके आगे। मैंने बताया कि 1581 के अंदर पढ़े थे मोटा राजा उदय सिंह, 1583 में जोधपुर का खालसा तोड़ के अकबर ने राजा बनाया, और उसने सबसे पहले मारवाड़ का राजा है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। अपनी बेटी मानीबाई, या जिसको जोधाबाई कहते हैं, उसकी शादी सलीम के साथ की, और उसी की एक उपाधि है आपके जगत गोसाई। और मैं आगे और पढ़ेंगे तो और बता दूंगा कि खुर्रम, सांझा जिसको आप कहते हो, तो सांझा उसी का बेटा हुआ करता था।
और फिर हमने पढ़ा कल्ला रायमलो सिवाना का सामंत हुआ करता था, उदय सिंह के छोटे भाई रायमल का बेटा था। 1589 में जब अकबर ने सेना भेजी थी तो उसने उस टाइम सिवाना का दूसरा साका किया था, उसमें जौहर को लीड उसकी पत्नी भान कंवर ने किया था, जो बूंदी के राव सुरजन की बेटी थी। और फिर उसके बाद में हमने कल्ला रायमलोट के मरसिए लिखे थे पृथ्वीराज राठौड़ ने। मरसिए क्या होते हैं मैंने बताया था कि किसी के मरने के बाद में जो दोहे लिखे जाते थे मरसिए थे, पर उसके जिंदा रहते लिख दिए गए थे। एक तो हमने और बताई थी कि बारात के स्वागत करने को सामेला कहते हैं। फिर एक हमने पढ़ा था गज सिंह, जिसको जहांगीर ने दलथम्बन की उपाधि दी थी। अपनी प्रेमिका अनारा बेगम के कहने पर उसने अपने छोटे बेटे जसवंत सिंह को जोधपुर का राजा बनाया, बड़े बेटे अमर सिंह को उसने नागौर दे दिया था। और फिर गज सिंह के टाइम में केशवदास गार्डन ने गज गुण रूपक, अमर सिंह जीरा दुआ और विवेक वार्ता नाम की किताबें लिखी, और हेम कवि ने गुण भाषा चरित्र नाम की किताब लिखी थी। फिर इधर अपने जसवंत सिंह जी पर सॉरी वो अमर सिंह राठौड़ पढ़ा था, नागौर के राजा थे। 1644 में कर्ण सिंह के साथ में उन्होंने आपके मतिरे की राड़ नाम का युद्ध लड़ा था। बीकानेर के राजा थे। सीलवा और जाखड़िया गांव की सीमा को लेकर वो युद्ध हुआ था। और फिर उसने अमर सिंह राठौड़ ने आगरा में शाहजहां के दरबार में मीर बख्शी सलावत खान को मार दिया था। और फिर हमने उसके बाद में पढ़ा था कि अर्जुन सिंह गौड़ बाद में वापस अमर सिंह को मारता है। अमर सिंह खुद की छतरी नागौर में 16 खंभों की बनी हुई है। और आगरा किले का बुखारा दरवाजा शाहजहां ने बंद करवा दिया था, उसको अब अमर सिंह दरवाजा कहते हैं। और 1809 में जॉर्ज स्टील ने उसको खोला था और उसे मास्टर ऑफ डेगर कहा जाता है, कटार का धनी कहा जाता है। इतनी बातें हमने पढ़ी थी। अब आगे पढ़ते हैं। देखो अपना लो मैं एक बार रिवीजन करवा दूं आपका जल्दी से। तो जसवंत सिंह के पैटर्न बताए थे मैंने, संरक्षक बताए थे राज सिंह कुंपावत। और फिर जब शाहजहां के टाइम में मुगल सक्सेशन बैटल हुए थे उनके बारे में हम बात कर रहे थे। एक युद्ध पढ़ा था हमने धर्मत का युद्ध, जिसमें जसवंत सिंह दारा सिकों का सेनापति बन के गया था, लेकिन साथी सेनापति कासिम खान औरंगजेब से मिल जाता है। उस युद्ध में हारकर जब जसवंत सिंह वापस अपने घर गया तो उसकी हाड़ी रानी जसवंत दे ने किले के दरवाजे बंद कर दिए थे। फिर बाद में औरंगजेब की तरफ चले जाते हैं, लेकिन खजुआ वाले युद्ध में वो औरंगजेब की तरफ से लड़ने के लिए गया था, पर बाद में शुजा की तरफ मिल जाता है और औरंगजेब के कैंप लूटकर वापस आ जाता है। बाद में सामूगढ़ वाले युद्ध के बाद में जब औरंगजेब स्टेब्लिश हो जाता है ढंग से, तो मिर्जा राजा जय सिंह पहले औरंगजेब के पास चला ही गया था और उसके कहने पर जसवंत सिंह भी बाद में उसके पास में चला जाता है। और दोराई वाला युद्ध हुआ था, उसके अंदर जसवंत सिंह जय सिंह इन्होंने किसी ने दारा सिकों का साथ नहीं दिया था और औरंगजेब दारा सिकों को पकड़ के फाइनली राजा बन जाता है। राजा बनने के बाद औरंगजेब ने साउथ इंडिया में भेज दिया था, शिवाजी के खिलाफ भेज दिया था शाइस्ता खान के साथ में। लेकिन वहां पर कहते हैं कि जसवंत सिंह का कहीं ना कहीं शिवाजी की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर था, इसलिए औरंगजेब को डाउट हुआ। और डाउट क्या हुआ, शिवाजी एक बार शाइस्ता खान के किले के अंदर घुस के उसका अंगूठा काट लेते हैं और कहा गया कि इसमें जसवंत सिंह की मिली भगत है, इसलिए शाइस्ता खान का ट्रांसफर किया गया बंगाल और शिवाजी का ट्रांसफर कर दिया गया अफगानिस्तान। और वहीं अफगानिस्तान में 1678 में एक जगह पड़ती है जमरूद का थाना, वहां पर जसवंत सिंह की डेथ हो गई। और जब जसवंत सिंह की डेथ हुई तो औरंगजेब का राजी हुआ। औरंगजेब ने कहा कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया है, आज जो हमारे धर्म का विरोध करने वाला था वो समाप्त हो गया। और जसवंत सिंह के बारे में हम पढ़ रहे थे कि जसवंत सिंह जब वहां काबुल रहते थे तो वहां से अनार के बीज लेके आए थे, चतराजी गहलोत के नेतृत्व में अनार के बीज लाए और जोधपुर में जो कागा का उद्यान है वहां पर वो बीज लगाए गए थे, पौधे लगाए गए थे, पोमेग्रेनेट गार्डन लगाया गया था वहां पर। अच्छे विद्वान व्यक्ति थे, उनकी अच्छी किताबें हैं, आनंद विलास, भाषा भूषण, एप्रोक्स सिद्धांत, प्रबोध चंद्रोदय नाम की उन्होंने किताबें लिखी है। उन्होंने कई निर्माण कार्य करवाए थे। जब वो साउथ इंडिया में थे तो औरंगाबाद के पास जसवंतपुरा बसाया था उन्होंने। उनकी रानी जो जसवंत दे थी उसने अपने जोधपुर में रायका बाग महल बनवाए थे। उनके एक और रानी अतिरंग दे थे जिन्होंने शेखावत जी का तालाब बनवाया था जोधपुर के अंदर। मोहनोत नैनसी उनके दरबारी विद्वान थे जिन्हें मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का अबुल फजल कहा है। उनकी बहुत प्रसिद्ध किताब है नैनसिरी ख्यात, जो राजस्थान की पहली ख्यात है। उनकी दूसरी किताब मारवाड़ रा परगनारी विगत, जिसे हम मारवाड़ का गजट भी कहते हैं, जो राजस्थान में पहली बार पॉपुलेशन सेंसस जनगणना की जानकारी देती है, जो जोधपुर रियासत का न केवल पॉलिटिकल बल्कि आपके सोशल और इकोनॉमिक हिस्ट्री की भी जानकारी देती है। फाइनली नैन्सी के साथ अंत में बहुत बुरा हुआ, उन्हें जेल में डाल दिया गया था, कर्जा हो गया था उनपे और नैन्सी और उनके भाई सुंदरदास जी ने सुसाइड कर लिया था जेल के अंदर। जब जसवंत सिंह जी की डेथ हो गई तो उनकी दो रानियां प्रेग्नेंट थी। 12 दिन के अंदर ही उनके दो बच्चे हुए, अजीत सिंह और दलथम्बन। उन बच्चों को लेकर दुर्गादास राठौड़ आ रहे थे। लाहौर के पास समाचार मिला कि औरंगजेब ने कहा कि इन्हें लेके दिल्ली आओ। दिल्ली गए तो उनको रूप सिंह राठौड़ की हवेली में हाउस अरेस्ट कर दिया गया। कहते दलथम्बन की इसी दौरान मृत्यु हो जाती है। दुर्गादास, मुकुंदास, खिंची और गोरा को जब ये लगा कि औरंगजेब अजीत सिंह को मुसलमान बना सकता है तो वहां से अजीत सिंह को लेके ले निकले। गोरा की सहायता से लेके आए थे, इसलिए गोरा को मारवाड़ की पन्ना दहाई कहा जाता है। मारवाड़ के राष्ट्रगीत धूसों में उनका नाम लिया जाता है। मारवाड़ में जोधपुर के अंदर उनकी छतरी बनी हुई है और यहाँ पर अजीत सिंह को लाके
सिरोही के कालिंद्री नाम के गांव में जयदेव पुरोहित के घर पर रख दिया गया। मेवाड़ के महाराणा जो राज सिंह थे उन्होंने सहयोग किया, और इसे हम राठौड़ सिसोदिया गठबंधन कहते हैं, जो हम पहले पढ़ चुके थे। और कहते हैं कि इन दोनों ने मिलकर औरंगजेब के बेटे हुआ करते थे अकबर, उससे विद्रोह करवा दिया। औरंगजेब ने सेना भेजी थी राठौड़ सिसोदिया गठबंधन के खिलाफ। 1680 में देबारी के युद्ध में औरंगजेब इनको हरा देता है, लेकिन फिर भी इनका गठबंधन नहीं टूटा। और फाइनली जब राज सिंह की डेथ हो गई तो राज सिंह का बेटा जय सिंह था, वो इनके साथ में आके मिल गया, और जय सिंह और दुर्गादास का एक तरीके से गठबंधन बन गया। और इन लोगों ने 1 जनवरी 1681 को नाडोल पाली में जगह पड़ती है, वहां अकबर को बादशाह घोषित कर दिया। लेकिन औरंगजेब चालाक आदमी था, उसने अपनी डिप्लोमेसी से इनको अलग अलग कर दिया था। जय सिंह के साथ वो अलग समझौता कर लेता है, और समझौता करके उसे पूर्व मंडल और बदनौर के परगने उसे लेके और जजिया कर माफ कर देता है। दुर्गादास राठौड़ और अकबर के बीच के अंदर वो फूट डाल देता है। हालांकि जब फूट का पता चलता है तो बाद में दुर्गादास राठौड़ अकबर को लेके साउथ इंडिया में जाते हैं, वहां संभाजी के पास में रखते हैं। अकबर फाइनली ईरान चला गया था, ईरान में वहां के राजा के द्वारा उसकी डेथ कर दी गई थी। अकबर के बेटे बेटे थे बुलंद अख्तर और सफेतुनिसा, उनका बाड़मेर के जुना बाड़मेर गांव में जगन्नाथ रामचंद्र दोत के घर पर न केवल पालन पोषण किया गया, बल्कि उनकी रिलीजियस एजुकेशन की व्यवस्था भी की गई थी। फाइनली ईश्वरदास नागर के कहने पर दुर्गादास उन्हें औरंगजेब को सौंप देते हैं। और जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद में जब बहादुर शाह प्रथम राजा बना, उसके टाइम में बहादुर शाह प्रथम के टाइम में और अजीत सिंह को देबारी समझौते के बाद 1708 में राजा बनाया गया। अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए दुर्गादास ने 30 साल तक संघर्ष किया था, जिसको राठौड़ों का 30 इयर्स स्ट्रगल कहा जाता है। हालांकि कहते हैं अजीत सिंह ने राजा बनने के बाद दुर्गादास जी को देश निकाला दे दिया था। अजीत सिंह ने अपनी बेटी इंद्र कंवर की शादी मुगल बादशाह फर्रुख शेर के साथ कर दी थी। वो अंतिम राजकुमारी थी राजस्थान की, जिसकी शादी किसी मुगल बादशाह के साथ की गई थी। फाइनली अजीत सिंह को उनका खुद का बेटा था बख्त सिंह, वो बाद में 23 जून 1724 को बख्त सिंह अजीत सिंह हत्या कर देता है। अजीत सिंह जी राइटर भी थे, अजीत सिंह जी ने कई किताबें लिखी थी, अजीत पाठ भाषा लिखी, सॉरी दुर्गा पाठ भाषा लिखी थी, निर्वाण रा दुहा लिखी थी, अजीत सागर लिखी थी। और कहते हैं कि जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उनकी मृत्यु पर बहुत सारे पशु पक्षी उस चिता के अंदर, फ्यूनरल जो हो रहा था उसके अंदर आकर जलकर मर गए थे। हम दुर्गादास जी के बारे में पढ़ रहे थे, और कहते हैं कि जब अजीत सिंह को यहाँ पर औरंगजेब राजा नहीं बना रहा था तो उसने नागौर के राजा, जो कि अमर सिंह राठौड़ के पोते थे, इंदर सिंह राठौड़, उनको 36 लाख रुपए लेकर जोधपुर का राजा बनाया था, लेकिन जोधपुर की प्रजा ने स्वीकार नहीं किया। हम दुर्गादास जी के बारे में पढ़ रहे थे कि दुर्गादास जी का जन्म सालवा नाम के गाँव में हुआ। उनके पिता का नाम मास्करण, माता का नाम नेत कंवर था, और इन्हें तथा इनकी माता को इनके पिता अलग रखते थे, लूणेवा की जागीर दी हुई थी। फिर फाइनली वो जसवंत सिंह के प्रमुख मंत्री बन गए थे, और अजीत सिंह के लिए क्या प्रयास किया उन्होंने पढ़ लिए। और जब अजीत सिंह ने इनको देश निकाला दे दिया था तो मेवाड़ चले गए थे। मेवाड़ में इनको रामपुरा और विजयपुर की जागीरें दे दी गई थी। फाइनली उज्जैन चले गए थे, वहां पर शिप्रा नदी के किनारे उनकी डेथ हो गई थी, वहीं पर उनकी छतरी बनी हुई है। जमस्टोड गथा वो राठौड़ों के यूलिसेस थे, हम उनको राजपुताने का गेरिबाल्डी भी कहते हैं, हम उनको मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहते हैं। गौरी शंकर हीराचंद ओझा अपने राजस्थान के वेल नोन हिस्टोरियन है, जो अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ जोधपुर स्टेट का जो 2nd एडिशन है वो दुर्गादास राठौड़ को डेडिकेट करते हैं। इतनी बातें हमने पढ़ी थी, आज उससे आगे शुरू करते हैं अपने अगले जो ने क्या खत्म किया था, मारवाड़ खत्म हो गया आपने, और आज हम एक नया स्टेट शुरू करेंगे जो कि बीकानेर है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। शायद तक जहां तक मुझे याद है लास्ट वाले में 2 राजा पढ़े थे हमने, अभय सिंह के बारे में पढ़ा था और एक मान सिंह जी के बारे में पढ़ा था। थोड़ी बातें मैं वापस आपको रिवीजन करवा दूं। अभय सिंह के टाइम में एक तो खेजड़ली घटना थी, मैंने खूब अच्छा सा उसके अंदर आपको समझाया है कि भाद्रपद शुक्ल 10वीं विक्रमी संवत 1787 या ईस्वी सन 1730 12 सितंबर की वो घटना है, जब अमृता देवी बिश्नोई नामक महिला पेड़ों को बचाने के लिए 363 लोगों के साथ वहां पर शहीद हो जाते हैं। वो पूरी बातें पढ़ी थी हमने, एक तो उनके बारे में जिनके लिए बाद में हम पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अमृता देवी बिश्नोई के नाम से पुरस्कार वगैरह भी दिए जाते हैं। फिर उन्होंने अहमदाबाद वाला एक युद्ध जीता था सर बुलंद खां के खिलाफ, मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा उन्हें वहां भेजा गया था, जिस पर बाद में किताबें लिखी हुई। वीर भाण की राजरूपक है और करणीदान जी की सूरज प्रकाश है, जिसका एक और नाम बिड़द श्रृंगार है। फिर मान सिंह जी के टाइम की थोड़ी घटनाएं पढ़ी थी हमने कि मान सिंह जी, एक तो अपने भाई भीम सिंह जी से लड़ाई हो गई थी, तो वहां जालोर वाले किले के अंदर रहते थे, तब वो आयस देवनाथ थे जिन्होंने घोषणा की कि वो अगला राजा बनेगा, इसलिए नाथ संप्रदाय का यहाँ पर थोड़ा ज्यादा ही प्रभाव था। उनके लिए महामंदिर बनवाया गया था यहाँ पे। नाथ चरित्र नाम की उन्होंने खुद किताब लिखी थी। विद्वान व्यक्ति थे तो मान पुस्तक प्रकाश या मान पुस्तकालय नामक लाइब्रेरी की स्थापना की थी, और उन्हीं के टाइम में बाद में अंग्रेजों के साथ में संधि कर ली गई थी। हालांकि अंग्रेजों से कभी ढंग से उनकी बन नहीं पाई थी, और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जब अपने अजमेर के अंदर दरबार लगाया था तब भी वो उसके अंदर उपस्थित नहीं हुए थे, एक तरीके से उसका बहिष्कार कर दिया था। उन्हीं के दरबार में बांकीदास जी थे, जिन्होंने कवि राजा की उपाधि मिली हुई थी। बांकीदास जी ख्यात कुकवि 32
दातार बावनी, मान जसो मंडन जैसी पुस्तकें लिखी। वो भी चूंकि जब राजा अंग्रेजों से इतना अच्छा नहीं बनती है उसकी, तो उस व्यक्ति की भी कैसे बनेगी, तो उन्होंने अंग्रेजों के प्रति आगाह करते हुए गीत लिखा था, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। ये सब बातें हमने उसके अंदर पढ़ी थी। आज अपन एक नया स्टेट शुरू करने जा रहे हैं, नई चीजें शुरू करने जा रहे हैं। वो 2 रियासतें हमारी कंप्लीट हो गई, थोड़ी बड़ी रियासतें हैं। अब जो आगे पढ़ेंगे वो इतनी बड़ी बड़ी रियासत नहीं, थोड़ा छोटा छोटा इतिहास है, तो आपके लिए थोड़ा सा सुविधाजनक हो जाएगा। जो आप कहते हो सर इधर वाला उधर चला गया, उधर वाला इधर चला गया, अब थोड़े थोड़े से हैं तो कोई इधर वाला उधर नहीं जाएगा, एक जगह ही रहेगा आपका सब। हम बीकानेर का इतिहास शुरू करने जा रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ